बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 विद मी महविश हबीब। तमाम देखने वालों को नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। साल 2025 कुछ तल्ख कुछ शीरीं यादें लेकर बीत गया। बहुत सारे ख्वाब पूरे भी हुए, जो टारगेट्स देखे थे, सोचे थे, वो अचीव भी हुए। कुछ वादे, कुछ ख्वाब अधूरे भी रह गए। लेकिन साल 2026 इस उम्मीद के साथ आया है कि तमाम गोल्स, तमाम टारगेट्स जो कि लास्ट ईयर अधूरे रह गए थे, उसे कंप्लीट किया जाए। उसके लिए हार्ड वर्क किया जाए, उसके लिए कंसिस्टेंसी से काम किया जाए। ये तमाम चीज़ें हैं जो किसी भी साल को एक बेहतरीन साल बना देती है। इंसान अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखता है। तो कोशिश ये करें कि जब भी आप नए साल का आगाज़ करें तो इसे प्लान तरीके से करें, स्केड्यूल बनाएं और अपने वो तमाम टारगेट्स जो आपने इस साल के लिए सोचे हैं उन्हें मेहनत के साथ और कंसिस्टेंसी के साथ पूरा कीजिए। इस साल की सबसे अच्छी खबर ये है कि हुकूमत की जानिब से महंगाई को कम करने के लिए आवाम को थोड़ा सा रिलीफ दिया गया है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपये 20 पैसे तक की कमी हमें देखने में आई है, जो कि महंगाई के दौर में आवाम जो सताई हुई थी उनके लिए थोड़ा सा रिलीफ है। इसका रिलीफ ट्रांसपोर्टेशन पे किस तरह से होगा, आवाम को बराह रास्त इस पे किस तरह से फ़ायदा मिलेगा, इस पर भी जी बात करेंगे। और कम्युनिकेशन के लिए लैंग्वेज बहुत ज़रूरी होती है। आप किसी भी मुल्क में जाएं, वहाँ की लैंग्वेज अगर आप अच्छे से समझते हैं तो वहाँ पर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ बहुत ज़्यादा जनरेट हो जाती हैं। पाकिस्तान में चाइनीज़ लैंग्वेज का बढ़ता हुआ रुझान तलबा में कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज़ के रुझान को कैप्चर कर सकता है, कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर सकता है, इस पर भी जी आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। और इसके साथ साथ हम देखेंगे कि आज सोने का रेट किस तरह से है, डॉलर सस्ता हुआ है, महंगा हुआ है, करेंसी का क्या रेट चल रहा है। क्योंकि साल 2026 में फैसलाबाद की अगर इंतखाबात के इंपॉर्टेंस के हवाले से बात करें तो डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात 10 जनवरी को होने जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के ये इंतखाबात किस तरह से फैसलाबाद की वकला बरादरी को रिप्रेजेंट करेंगे, कौन कौन सी मेजर तब्दीलियाँ आएंगी, मसाइल इस साल किस तरह से हल किए जाएंगे, इस पर भी जी बात करेंगे। मौसम के हाल अहवाल जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। फैसलाबाद का मौसम जो है वो काफ़ी ज़्यादा खुशगवार दिखाई दे रहा है उन लोगों के लिए जो कि विंटर को बड़े अच्छे से इंजॉय करते हैं। देखते हैं हमारे 2 डेज़ वेदर के सेगमेंट में। फैसलाबाद के मौसम के हवाले से बात करें तो गुज़श्ता रात होने वाली बारिश ने फैसलाबाद का मौसम जो है वो मज़ीद सर्द कर दिया है। मरियम रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं। जी मरियम, बताइएगा कि वेदर के हवाले से क्या अपडेट्स हैं। जी बिल्कुल, सर्दी का आगाज़ जो है वो इस वक्त ज़्यादा महसूस किया जा सकता है फैसलाबाद में, क्योंकि गुज़श्ता रात होने वाली बारिश ने फैसलाबाद के मौसम को इंतहाई सर्द कर दिया है और नए साल का पहला दिन जो है वो इंतहाई सर्द है। आज सूरज जो है वो भी धुंध और बादलों की ओड़ में छुप चुका है। सर्दी की शिद्दत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है और इसके साथ साथ जो खुश्क सर्दी थी उसका ज़ोर भी टूट चुका है। अब इस वक्त शहर फैसलाबाद में सर्द हवाएं चलने का सिलसिला जारी है और इसके साथ साथ फैसलाबादी जो है इस मौसम को एंजॉय करते भी दिखाई देते हैं, चूँकि खुश्क सर्दी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। इसके साथ अगर दर्जा हरारत के हवाले से बात करें, चूँकि रात कल बारिश भी हुई है, उसकी वजह से इस दर्जा हरारत के अंदर खासी कमी वाक़या हुई है और आज फैसलाबाद में कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री रहने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 98% है, जबकि हवाएं इस वक्त 6 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चल रही हैं। ये चलने वाली सर्द हवाएं शहर फैसलाबाद के मौसम को मज़ीद सर्द कर रही है और आइंदा रोज़ में इस बात की नवीद भी सुना रही है कि शहर फैसलाबाद का मौसम जो है वो मज़ीद सर्द होगा, दर्जा हरारत में कमी भी वाक़या होगी। दूसरी जानिब अगर हम एयर क्वालिटी इंडेक्स के हवाले से बात करें तो फैसलाबाद का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो R299 पॉइंट रिकॉर्ड किया गया है, 300 के करीब पहुंच चुका है और फ़िज़ाई आलूदगी के साथ साथ शहर फैसलाबाद में धुंध भी इस वक्त मौजूद है। एहतियात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ सर्दी की शिद्दत बढ़ चुकी है तो वहीं गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, ख़ासतौर पर बाइक पर सफ़र करने वाले अफराद जिनके साथ बच्चे मौजूद होते हैं वो भी इस बात का ख्याल रखें कि गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करें, लेकिन उसके साथ साथ जो गर्म मशरूबात हैं उनका भी इस्तेमाल किया जा सके ताकि ख़ुद को सर्दी की शिद्दत से बचा सके। लेकिन अगर फ़िज़ाई आलूदगी की एहतियात के हवाले से बात करें तो उसमें आपको मास्क का इस्तेमाल करना है, चश्मे का इस्तेमाल करना है, ताकि फ़िज़ाई आलूदगी में मौजूद जो आलूदा तरीन बैक्टीरिया है वो आपकी आँखों में एलर्जी के साथ साथ सांस की बीमारियों से भी आपको बचा सके। जी
बहुत शुक्रिया मरीम रज़ा तफसीलात से आगाह करने के लिए। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं चाइनीज़ लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस के हवाले से, क्योंकि अब आज का दौर ऐसा है कि हर स्टूडेंट, हर तलबा ये जानना चाहता है कि इंटरनेशनली उसके पास कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इस अपॉर्चुनिटीज़ को किस तरह से कैप्चर किया जा रहा है, क्योंकि फैसलाबाद में चाइनीज़ लैंग्वेज सीखने का ट्रेंड बढ़ता जा रहा है। इस पर भी बात करेंगे और साथ साथ ही पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में जो कमी है ये किस तरह से बराह रास्त इंसान को फ़ायदा पहुंचा रही है, आवाम को रिलीफ दे रही है, इस पर भी बात करेंगे। इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए जी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है ललीवा शफीक, जो कि चाइनीज़ लैंग्वेज इंस्ट्रक्टर भी हैं, टीचर हैं CI चुरई यूनिवर्सिटी, और चाइनीज़ लैंग्वेज को प्रमोट करने में इनका रोल हमेशा से बड़ा काबिल इस्ताइश रहा है। खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। Islam. Thank you so much. Thank you so much. I'm doing well. First of all, Happy New Year. नया साल सबको बहुत बहुत मुबारक हो. And as a Chinese promoter and teacher, I should say in Chinese also, 新年快乐. Happy New Year. नया साल सबको बहुत मुबारक हो. कैसे, मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि कैसे, मुझे थोड़ा सा प्रोनाउंस करना है। Okay, this is very easy word. Okay, first is 新年快乐. 新年快乐 Yeah, 新年快乐 Wow, that's easy. Yeah, it's quite easy. It's quite easy. इमरान, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइएगा? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। थैंक यू सो मच इमरान फॉर ज्वाइनिंग अस हियर। इमरान, आपके लिए न्यू ईयर कैसा रहा और साल 2025 का इख्तिताम? अल्हम्दुलिल्लाह, साल 2025 काफ़ी प्लेजेंट रहा और अच्छी यादगार रहा मेरे लिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब अल्लाह ताला ने जो भी दिया हो उसकी नेमतों को हमेशा आप जिसे कहते हैं कि रिप्रेजेंट करना चाहिए। तो साल का जो आगाज़ 2026 का आगाज़ हो चुका है, उम्मीद करते हैं क्योंकि साल जितने भी लम्हात होते हैं इंसान की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। नशीब फ़राज़ इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। आप जब तक एक वेल बीइंग के साथ आगे ना बढ़ें और आप एक डिटर्मिनेशन के साथ आगे ना बढ़ें तो आई थिंक आप कोई भी गोल अचीव नहीं कर सकते। दिस इज़ द पार्ट ऑफ लाइफ कि आप तमाम, क्योंकि आपको ये जो डाउन्स फॉल आते हैं ये आपको ब्रेव करते हैं कि हाउ टू हैंडल द डिफ़िकल्टी सिचुएशन। तो मैं समझता हूँ कि साल 2026 का आगाज़ तमाम जितने भी पाकिस्तानी हैं उनके लिए एक नवीद का साल हो, उनकी जितनी भी उम्मीदें हैं और जो प्लान सेट किए हैं उनके लिए बड़ा अच्छा हो। तो आई थिंक कि साल 2025 और 26 के मतलब आई रियली लाइक। लेकिन एक अच्छी खबर का आगाज़ तो साल आज 2025 के पहले दिन में हमें मिल गई है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो हैं कम हुई हैं। इमरान, आप इस रिलीफ को किस तरह से बिल्कुल ऐसे साल के आगाज़ में हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से ये एक तोहफ़ा दिया गया है, क्योंकि साबका दवार में तो पेट्रोल बम गिराए जाते थे। अब ये जो तोहफ़ा दिया गया है इसमें ना तो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस को लेके आप देख सकते हैं कि किराए में कमी आएगी, इसके साथ साथ जो गुड ट्रांसपोर्ट्स हैं उनकी जितने भी ज़राए मवासलात हैं उनमें काफ़ी हद तक कमी आएगी। तो मुसाफिरों के लिए रिलीफ है, क्योंकि ट्रांसपोर्ट के हवाले से बात करें तो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में 10 रुपये से ज़ायद की जो कीमत वाक़या हुई है कमी, तो मैं समझता हूँ हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है। ऐसे इनिशिएटिव साल 2026 में मिलते जाएँ दीगर आइटम्स पे, जैसा कि घी है, आटा है, ऑयल है और दीगर जो चीज़ें हैं उस पर सब्सिडी दी जाए। तो पाकिस्तान में जो पावर्टी रेशो बढ़ रही है, ज़रूरत इस अमर की है कि हुकूमत पाकिस्तान तमाम चीज़ों पर सब्सिडी दे, ताकि ये जो तोहफ़े हैं साल के आगाज़ में ने, इन तोहफ़ों का जो सिलसिला है ये जारी रहे 2026 में। क्योंकि आपने देखा होगा साल 2025 में आवाम ये बात करती हुई दिखाई दी है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बहुत ज़्यादा हाई हो गई थी, आसमान को छू रही थी की, तो ये थोड़ा सा रिलीफ है। आवाम बिल्कुल कुछ ना कुछ से कहते हैं कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। वो कहते हैं ना कि आटे में नमक के बराबर, इस तरह का मुहावरा वही है। चले, हम तो यही दुआ करते हैं कि जैसे ही आज इस साल का आगाज़ हुआ है एक अच्छी खबर से, ऐसी अच्छी खबरें जो हैं वो मिलती रहें फैसलाबाद की आवाम को भी, पाकिस्तान की आवाम को भी। फर्दर भी जी बात करेंगे। आप देख रहे हैं CT@10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं चाइनीज़ लैंग्वेजेस सीखने वालों के हवाले से क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, क्यों ये ट्रेंड बढ़ता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। ललीवा, सबसे पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, एक तो आपका नाम बड़ा यूनिक है, अगर कहीं पर मैं गलत प्रोनाउंस कर दूँ तो उसके लिए पहले से माजरत। तो ये चाइनीज़ लैंग्वेज के ट्रेंड्स के हवाले से हम बात करें तो हम देखते हैं कि ये दिन ब दिन इसका स्कोप बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इसकी इंपॉर्टेंस को आप किस तरह से देखते हैं, फिर कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट का रोल आप किस तरह से देखते हैं लैंग्वेज को प्रमोट करने के हवाले से? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों की एक बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है कि ग्लोबली इंग्लिश इज़ दैट लैंग्वेज जो कि आप सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। दुनिया में सबसे ज़्यादा बोलने वाली जो ज़ुबान है वो चाइनीज़ ज़ुबान है। चाइना का ट्रेंड इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि चाइना इज़ अनाउंस और अनअनाउंस सुपर पावर।
आपने देख ही लिया है कि वो सुई से लेकर जहाज़ तक बना सकते हैं और उनके जहाज़ कितने अच्छे हैं, ये भी हमने पिछले साल देख ही लिया है। तो चाइना जो है वो सिर्फ एक चीज़ हम स्टूडेंट से मांगता है कि लैंग्वेज ग्रिप, कल्चर ग्रिप। अगर आपको उनकी लैंग्वेज की ग्रिप है, उनकी कल्चर की ग्रिप है, तो यू आर अनबीटेबल इन चाइना। फॉर वाई? बिकॉज चाइना इज़ दैट, उनकी अपनी एक सोच है, उनका एक अपना विजन है। दे डोंट वांट टू फॉलो अमेरिका, यूरोप। इस वजह से वो इंग्लिश की बजाय चाइनीज़ लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं। और फिर कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट जैसा कि एक चाइनीज़ इंस्टीट्यूट है, बेसिकली उसका मेन मोटो और मेन पर्पस ही चाइनीज़ लैंग्वेज और कल्चर की प्रमोशन है। सो इसमें मैं ख्याल से जितना कन्फ्यूशियस काम कर रहा है, जितना कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट, यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर काम कर रहे हैं, आई डोंट थिंक सो कि अभी तक कोई भी कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट इन द पाकिस्तान काम कर रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों का कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट यानी यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर का CIUAF, दैट इज़ अ मॉडल कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट विच इज़ ओनली वन ऑफ द इन पाकिस्तान। पाकिस्तान में और भी 5 कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है, बट CIUAF जो है वो एक मॉडल कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट है। सेकेंड वी हैव द बेस्ट HSK टेस्टिंग सेंटर, यानी यहाँ पे आप सर्टिफाइड भी खुद को कर सकते हैं HSK का टेस्ट देकर। सो कन्फ्यूशियस जो है वो इस दोनों हवाले से बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रहा है। इसके अलावा क्या प्रमोशन कर रहा है कन्फ्यूशियस इज़ ऑल्सो प्रमोटिंग साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स एंड रिसर्च प्रोजेक्ट्स। अब क्योंकि हम लोगों का 26 का मेन टारगेट और मेन एम ये है कि हम लोग कल्चर और लैंग्वेज के साथ साथ रिसर्च और साइंस को भी प्रमोट करें, और उसका हमने आगाज़ 2025 से ही कर लिया है। DVM का हम लोगों का एक विंटर कैंप जो है वो चाइना जा चुका है। स्टूडेंट ने वहाँ पे DVM से वेटरनरी मेडिसिन की भी रिसर्च पे काम देखा है, और उसके अलावा कल्चर और लैंग्वेज को भी लर्न किया है। और इस तरह के बहुत सारे प्रोग्राम्स और बहुत सारे जो आइडियाज़ हैं वो इंशाल्लाह हम लोग 2026 में भी लॉन्च करने वाले हैं। सो कन्फ्यूशियस इस हवाले से बहुत ज़ोरों शोरों से काम कर रहा है। ये भी बताइएगा, क्योंकि अक्सर स्टूडेंट्स का ट्रेंड है कि वो चाइना पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं, और ये बात भी अक्सर सराउंडिंग में जो लोग चाइना जाना चाह रहे हैं वो ये बात करते हुए दिखाई देते हैं कि अगर चाइनीज़ लैंग्वेज आपको आ जाती है तो आपके फुली फंडेड स्कॉलरशिप के चांसेस बढ़ जाते हैं, क्योंकि आप इस चीज़ को भी देखती हैं, समझती हैं, आप खुद भी चाइना गई हुई हैं, तो क्या वाकई ये बात हकीकत है? ऑफ कोर्स देयर इज़ अ पोर्शन, एक तो पूरी लैंग्वेज स्कॉलरशिप है जो कि कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट ही डील करते हैं, और एक है CSC चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, इसके अलावा आंसू स्कॉलरशिप जो कि चाइना की गवर्नमेंट दूसरे मेजर्स के लिए प्रोवाइड करती है, साइंस मेजर के लिए। ऑफ कोर्स वहाँ पे एक पोर्शन आता है सबमिशन का, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड का, तो अगर उसमें आप ऑफ कोर्स चाइनीज़ सर्टिफिकेट लगा देते हैं, HSK का सर्टिफिकेट लगा देते हैं, तो आपके चांसेस बढ़ जाते हैं स्कॉलरशिप लेने के, क्योंकि जो सुपरवाइज़र है या जो यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट करना चाह रही है फुली फंडेड स्कॉलरशिप के लिए, जब वो देखती है कि स्टूडेंट्स को समहाउ कुछ हाउ नो है चाइनीज़ लैंग्वेज की, तो उन्हें पता चल जाता है कि ये स्टूडेंट के साथ हमारा इतना बैरियर नहीं आएगा, हमारा कम्युनिकेशन गैप इतना नहीं आएगा, तो वाई नॉट हम एक ऐसा स्टूडेंट जिसको बिल्कुल ही चाइना का कुछ भी नहीं पता, हम उसके बजाय एक ऐसे स्टूडेंट को प्रेफर करें जिसको चाइनीज़ की कुछ हाउ नो है, उनको कुछ लैंग्वेज का ग्रिप है। क्योंकि आइदर आप चाइना में कोई भी मेजर पढ़ लें, MBBS, साइंस, आर्ट, यू हैव टू लर्न चाइनीज़ लैंग्वेज फॉर 1 ईयर। तो अगर पहले से आपके पास थोड़ी सी एक बेस बनी होती है तो ऑफ कोर्स चाइनीज़ यूनिवर्सिटी डू प्रेफर यू एंड यू कैन गेट फुल्ली फंडेड स्कॉलरशिप ऑन दैट। बिल्कुल इसी तरह से लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस जो है इससे तो कोई भी डिनाई नहीं कर सकता। कम्युनिकेशन के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज़ का भी सोर्स आज के दौर में माना जाता है। इमरान असलम, आप CI के रोल को किस तरह से देखते हैं, कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट के रोल को, क्योंकि हम देख रहे हैं कि फैसलाबाद में मल्टीपल लैंग्वेजेस सीखने का ट्रेंड बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए जो CI है ना वो पाक चाइना जो दोस्ती है उसमें बड़ा अपना कलीदी किरदार अदा कर रहा है। आप देख सकते हैं कि गुज़श्ता 2 माह में जो है याद हो कि कौंसल जनरल चाइनीज़ यहाँ पे आए थे, उन्होंने विज़िट किया, उन्होंने कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट का दौरा किया और उसके बाद यहाँ पर कुछ प्रपोज़ल मांगी कि फैसलाबाद में तारीख में, बल्कि पंजाब की तारीख में पहली दफ़ा यहाँ पर चाइनीज़ स्कूल बनने जा रहा है जो फेडमेक में बनेगा, और उसकी प्रपोज़ल जो है CI तैयार कर रहा है कि पूरे पंजाब से, देखिए कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट में जो HSK के टेस्ट कंडक्ट होते हैं, मुख्तलिफ इंस्टीट्यूट के यहाँ पे स्टूडेंट्स आते हैं टेस्ट देने,
क्योंकि इनका अपना किरदार है। और आप देख सकते हैं कि फैसलाबाद में जितने भी नॉन सी पैक प्रोजेक्ट है, आप फेडमेक चले जाएँ, इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि यहाँ पर चाइनीज़ डेलीगेशंस आते हैं। तो ये बड़ा अच्छा किरदार है, क्योंकि पाक चीन दोस्ती के हवाले से आप स्टूडेंट्स विंटर में भी जाते हैं, समर में इनटेक में भी जाते हैं, यहाँ पर भेजे जाते हैं जो HSK 3-4 लेवल्स पास करते हैं। तो आई थिंक ये बड़ा इनका किरदार है पाक चीन दोस्ती को लेके। वैसे भी पाक आप देख सकते हैं कि जब पाकिस्तान इंडिया की जंग हुई थी तो चाइना ने पाकिस्तान को बड़ा टेक्नोलॉजी पे सपोर्ट किया। J-70 थंडर ले लें, वो भी चाइनीज़ की इश्तराक से बनाया गया त्यारा है। आप फ़िज़ा से लेके ज़मीनी तक देख लें कि चाइना की जानिब से पाकिस्तान को हर शोबा पे जो है वो सपोर्ट मिली। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात कर लें, साइबर वारफेयर की बात कर लें, तो चाइना ने पाकिस्तान को जिसे कहते हैं कि हक अदा किया। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद का जो स्लोगन है वो किसी वजह से लगाया जाता है। चाइना पाकिस्तान के साथ खड़ा, आप सी पैक प्रोजेक्ट देख लें कि पूरी दुनिया वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करने को तैयार है। ग्वादर सी पैक की बात कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि ये चाइनीज़ जो सीख रहे हैं स्टूडेंट्स, उनके लिए बड़े मौके हैं कि फ्यूचरिस्ट चाइना आप पाकिस्तान में सी पैक जैसे कि कंप्लीट हो जाएगा तो बहुत से रोज़गार के मौके होंगे। यही स्टूडेंट्स जो है वहीं पे जॉब कर सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह से तालीम, लैंग्वेज, कारोबार, ये ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके जो ताल्लुकात है वो फ़ॉरेन यूनिवर्सिटीज़ के साथ, कंट्रीज़ के साथ स्ट्रॉन्ग बनाती हैं। तो चाइनीज़ लैंग्वेज सीखकर आपके पास कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ आप देख रहे हैं CTI10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे हैं ज़ुबान की इम्पोर्टेंस के हवाले से, लैंग्वेजेस की इम्पोर्टेंस के हवाले से। कोई भी इंसान, माशरा तब तरक्की करता है जब वो सोसाइटी की करंट नीड्स को समझता है। और आज की अगर ज़रूरत के हवाले से बात करें तो चाइनीज़ लैंग्वेज जो है वो अहम ज़रूरत बनती जा रही है। पाक चाइना ताल्लुकात के हवाले से भी पाकिस्तान में बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती हैं आपके पास। इसी तरह से अगर आप फ़ॉरेन कंट्री में जाना चाहते हैं, वहाँ पर सेटलमेंट कर कुछ ना कुछ सोच रहे हैं, तो चाइना बहुत बेहतरीन रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और चाइना के सिफारती ताल्लुकात हमेशा से बड़े अच्छे रहे हैं। तो ऐसे में लैंग्वेज जो है वो बैरियर आता है। और लैंग्वेजेस को आप किस तरह से सीख सकते हैं, ख़ासकर अगर चाइनीज़ के हवाले से बात करें, HSK 1 से लेकर HSK 6 लेवल जो है, ये सीखना कितना आसान है या कितना मुश्किल है, ये तमाम तर सवालात हमारे जहन में आते हैं जब भी हम कोई नई ज़ुबान सीखने की एक मराहल में होते हैं। इस पे लिल्पा मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ, जैसे अभी हम बात कर रहे थे ड्यूरिंग दी ब्रेक, मैंने आपसे पूछा कि चाइनीज़ लैंग्वेज के कितने लेवल्स होते हैं। आपने मुझे बताया कि करंटली तो 7 होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में भी 6 हैं। तो ये 6 लेवल तक पहुँचने का सफ़र आसान है या मुश्किल? हाँ, ये सफ़र आसान है अगर आपका इंटरेस्ट है, अगर आप वाकई लैंग्वेज के दीवाने हो गए, यू आर पैशनेट अबाउट दिस। सो व्हेन यू आर पैशनेट अबाउट समथिंग तो आप वो सफ़र आसान ही होता है। बट ऑफ कोर्स ये सफ़र मुश्किल है। इस सफ़र में जो सबसे ज़रूरी एक चीज़ है वो है परसिस्टेंस। आपने मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलना है, क्योंकि लैंग्वेज वो चीज़ है कि अगर आपने इसे छोड़ दिया, आपने HSK 1 और 2 करके इसे छोड़ दिया और आपने कहा 6 महीने के बाद अब हम 3 करेंगे, तो वो आपको दोबारा 1+2 पे जाना पड़ेगा। इसी तरह से आपने 3 करके कहा कि हम 4 को चलें 6 महीने बाद देख लेते हैं, तो नहीं, ये एक मुस्तकिल मिजाजी है। अगर आप इसके साथ मुस्तकिल मिजाजी के साथ चलते हैं, परसिस्टेंस के साथ चलते हैं, तो ये सफ़र बहुत मज़ेदार है, बहुत एडवेंचरस है, रिस्की भी है। लेकिन जब आप लिटरली एक लेवल बढ़ता जाता है आपका, आप गेन करते जाते हैं, तो सेंस ऑफ अचीवमेंट जो है वो भी अनबीटेबल है, उसका कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन जितने भी चाइनीज़ लर्नर हैं या जितने भी लैंग्वेज लर्नर हैं, उनके लिए मेरी ये सबसे बड़ी एडवाइस है कि इसको इसमें ब्रेक नहीं है। ये वो चीज़ है जिसमें ब्रेक नहीं है। तो इसमें बिल्कुल भी आप वो हेयर की तरह सो नहीं सकते कि चलो सो जाएंगे उठ के फिर रेस। ये एक टॉर्टाइज की तरह की रेस है जो कि आपने चलते जाना है जब तक कि हमने इसे फिनिशिंग लाइन तक कंप्लीट नहीं। टाइम फ्रेम कितना रिक्वायर्ड होता है? ओके, मिनिमम से मैक्सिमम? यस, अगर हम इसको मैक्सिमम पे मैं इसको लेके जाऊँ तो ऑफ कोर्स ये एक MBBS की डिग्री की तरह 5 साल आपके ले लेगा। ठीक है, 5 साल ले लेगा, क्योंकि जो HSK 1+2 है वो आप 3 महीने में भी इसको अच्छे से कर सकते हैं। फिर HSK 3 जो है उसके लिए आपको तकरीबन 3 से 4 माह चाहिए, 4 महीने मेरे ख्याल से ठीक है। HSK 4 जो है वो एक मुश्किल मरहला है। HSK 4 से मरहला थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उसके लिए 6 माह, मेरी सजेशन यही है कि 6 माह आपको चाहिए। HSK 5 1 साल और
6 इज़ क्वाइट अ डिफ़िकल्ट थिंग। तो लेकिन इस सब में मैं कहूँगी कि अगर आपके दरमियान में ये सारे लर्निंग के प्रोसेस में अगर आपके चाइना के 1-2 टूर्स लग जाते हैं तो ये आपकी बहुत हेल्प कर सकता है। मैंने ऐसे भी मेरे स्टूडेंट्स देखे हैं जिन्होंने ना 1 किया ना 2 किया, उन्होंने डायरेक्ट 4 किया, 4 भी पास किया है, क्योंकि शायद एक आधा 15 दिन का टूर उनका चाइना का लग गया था। तो जब आप किसी उस मुल्क में चले जाते हैं तो आपकी झिझक जो होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो अगर वो झिझक ख़त्म हो जाती है तो मेरे ख्याल से ये सफ़र थोड़ा छोटा भी हो सकता है। लेकिन अगर आप सिर्फ इसे पाकिस्तान में रहकर लर्न करना चाहते हैं तो 5 साल 5 साल मैक्सिमम जो है आपको देना पड़ेगा। हाँ, इसको हम कह सकते हैं। इट्स डिपेंड कि अगर आप पैशनेट हैं। इमरान असलम, आपने कभी चाइनीज़ सीखने की कोशिश की है? बिल्कुल ऐसा ही है। मैंने तो बाकायदा खुद मैम का स्टूडेंट भी हूँ HSK 1 HSK 2 में। तो स्टार्ट में जब क्लास लेते थे तो मैम नी हाओ, जाना जायचैन, मतलब गुड बाय। तो इस तरह की मतलब जैसा कि काफ़ी वर्ड्स हैं जो हमने सीखे हैं और टेस्ट वगैरह भी होते रहे, जैसा कि HSK 1 और 2 में अब देते हैं, रीडिंग और लिसनिंग का टेस्ट होता है। वो बड़ा मुश्किल मरला भी होता है, आसान भी होता है कि आपके सामने साइंस बने होते हैं, लाइक ये स्टूडियो में बैठे कैमरे को आप क्या कहते हैं। तो ये प्रॉपर इसकी बड़ी इंटरेस्टिंग लैंग्वेज भी है। वही बात है, जब तक आपका इंटरेस्ट डेवलप ना हो तो आप लैंग्वेज में नहीं जुड़ सकते। तो जैसा कि मीडिया इज़ अ मैसिव फील्ड, तो आपको ये बड़ा एक डेवलप करती है। कोई भी लैंग्वेज हो, एक जर्नलिस्ट के लिए तमाम लैंग्वेज को जिसे कहते हैं कि सीखना लाजम होता है। एम्बेसडर्स आते हैं, डेलीगेशंस आते हैं, तो आपको उनकी लैंग्वेज पता होनी चाहिए फॉर अ रिपोर्टिंग सेंस। तो मैंने इसीलिए जो सेंस मेरी यही थी कि कम से कम इन चीज़ को हासिल करूँ चाइनीज़ पे। HSK 1 और 2, अभी 3 भी इंशाल्लाह विल ज्वाइन, जिसका मकसद यही है कि चाइनीज़ एम्बेसडर आ जाते हैं, कौंसल जनरल आ जाते हैं, कम से कम वो जब बात कर रहे हों कुछ ऐसी एक्सक्लूसिव चीज़ निकल आती है जो एक कॉमन चीज़ नहीं होती, तो उसको बड़ा एक मानी रखता है। तो मेरा जो सेंस था फॉर द मीडिया गेन फील्ड स्टडी के हवाले से था, इसीलिए मैंने यहाँ पे किसी भी फील्ड को कंटिन्यू करने के लिए और लैंग्वेज सीखने के लिए आपके इंटरेस्ट जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा मैटर कर रहे होते हैं। फर्दर किस तरह से चाइनीज़ लैंग्वेज सीख सकते हैं, कौन सी सादा और आसान टिप्स को फॉलो करके आप एक अच्छे लैंग्वेज सीखने वाले बन सकते हैं। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में जी हम बात कर रहे थे लैंग्वेजेस सीखने के लिए कौन सी टिप्स आपको फॉलो करना पड़ेगी। चाइनीज़ लैंग्वेज जो कि आसान भी है, मुश्किल भी है, लेकिन इट्स ऑल डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितना इंटरेस्टेड हैं इस लैंग्वेज को सीखने के लिए। लिल्फा, जैसे कि ड्यूरिंग द ब्रेक हम बात कर रहे थे कि चाइनीज़ जो हैं वो बड़े ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, टाइम के पाबंद होते हैं। आप क्योंकि चाइना रह कर आई हुई हैं, बीइंग पाकिस्तानी, जाहिर सी बात है हमें से बहुत सारे लोग हैं जो कि पंक्चुअल भी हैं, टाइम टेबल को फॉलो भी कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जो कि थोड़ी बहुत यहाँ पर प्रॉब्लम्स उन्हें हो रही होती हैं। तो आप जब वहाँ पर गई तो आपने क्या देखा कि अगर यहाँ पर सर्वाइव करना है तो हमें ये आदतें होनी चाहिए, अगर नहीं है तो हमें सीखनी पड़ेंगी? ओके, मैं समराइज़ करूँगी 3 चीज़ें अगर आपके पास है तो आपको चाइनीज़ लाइफ मज़े की लगेगी। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल पंक्चुअलिटी, ऑफ कोर्स चाइनीज़ आर नॉट दैट पीपल जो कि इससे हमारे यहाँ पे VIP उस बंदे को समझा जाता है जो थोड़ा लेट आता है, लेकिन चाइनीज़ इसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं समझते। सो पंक्चुअलिटी इज़ वन थिंग। हाँ, VIP वो है जो कि फुल पंक्चुअल आ रहा है, ही और शी इज़ दैट VIP के पंक्चुअल है। और कहीं ना कहीं मैं इसमें बहुत ज़्यादा शुक्रिया जो है वो अपने पेरेंट्स का करती हूँ, स्पेशली माई फादर एंड माई मदर। माई फादर इज़ वेरी स्ट्रिक्ट पर्सन, सो वो बहुत पंक्चुअलिटी पे फोकस करते हैं। तो अब मेरे लिए चाइना में ऑफ कोर्स पहले थोड़ा सा मुझे था इशू, बट पंक्चुअलिटी इज़ वन थिंग जो कि कभी भी मेरी ख़राब नहीं गई। दूसरी चीज़, चाइना में एक अगर आप ये एटीट्यूड अडॉप्ट कर लेते हैं तो आपको चाइनीज़ लाइफ बहुत मज़े की लगती है। चाइना में जो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर वो काम करते हैं तो काम के वक्त वो सिर्फ काम कर रहे हैं, वो कोई फ़न नहीं कर रहे, वो कोई बार बार मोबाइल नहीं देख रहे, वो कोई दरमियान में चाय नहीं चल रही, कुछ नहीं, वो काम कर रहे हैं। लेकिन जब वो लोग फ़न कर रहे हैं तो वो सिर्फ फ़न कर रहे हैं, फिर वो कोई काम की बात नहीं करते। वो कहते हैं कि अब अगर हम कोई फ़न डिनर कर रहे हैं, हम कोई गेट टुगेदर कर रहे हैं, तो अब इस टेबल के ऊपर काम की कोई बात नहीं होगी। तो अगर वो कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो वो फुल ऑन उस पर डेडिकेशन के साथ कर रहे हैं, आइदर इट इज़ वर्क और आइदर इट इज़ फ़न। सो अगर ये हमारा एटीट्यूड, क्योंकि हम लोग जो है हमारे यहाँ पे सबसे जो बड़ा मसला है कि हम लोग काम के वक्त भी फ़न कर रहे होते हैं, फ़न के वक्त काम कर रहे होते हैं, दरमियान में स्टैंड कर रहे होते हैं, कुछ समझ नहीं आ रहा, हमें समझ ही नहीं आ रही होती कि हम लोगों ने क्या करना है। ठीक है, तो अगर आप ये दोनों चीज़ें करें तो मेरे ख्याल से,
और जो तीसरी चीज़ जो कि चाइनीज़ कल्चर में बहुत ज़्यादा है वो है इंटरफेरेंस। चाइनीज़ बिल्कुल भी एक दूसरे की लाइफ में या एक दूसरे के प्रोजेक्ट में इंटरफेयर नहीं करते। अगर किसी को कोई टास्क दिया है, ऑफ कोर्स अगर आपको हेल्प चाहिए अपने लीडर से, टीचर से, वो आपकी हेल्प करेंगे, लेकिन उसी के साथ साथ वो बिल्कुल भी इंटरफेयर नहीं करते। क्योंकि हम लोग कभी कभार ये भी कह देते हैं कि ये हमारा छोटा बच्चा है, ठीक है, इससे ये काम नहीं हो रहा है, ये कपड़े नहीं पहन रहा, चलो हम पहना देते हैं। लेकिन चाइनीज़ बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। वो हर स्टूडेंट को, हर बच्चे को और हर इंसान को एक सख्त सोसाइटी में रहने की आदत डालते हैं कि सोसाइटी आपके लिए, जैसे कि मेरी टीचर है, वो हमेशा मुझे यही कहती होती थी कि सोसाइटी आपके लिए हमेशा सबसे मुश्किल चीज़ सिलेक्ट करती है। तो आपने मुश्किल सोसाइटी में मुश्किल सर्कमस्टांसिस के साथ जीना सीखना है। जबकि चाइना की लाइफ बहुत इजी है, टेक्नोलॉजी है, डिजिटलाइज है, एवरीथिंग। अब उनकी हर चीज़ में आसानियाँ ही आसानियाँ हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है वो अपने हर बच्चे को हर सर्कमस्टांस में कि खुदा न ख्वास्ता कोई जंग लग जाती है या हालात ख़राब हो जाते हैं तो उसे किस तरह से सरवाइव करना है वो सिखाते हैं। अगर हम ये सारी चीज़ें कर लें तो मेरे ख्याल से हमारे लिए चाइनीज़ लाइफ इज़ नॉट डिफ़िकल्ट। बिल्कुल इसी तरह से ज़िंदगी की हकीकत भी यही है कि नशीब व फराज ज़िंदगी में आते रहते हैं और हमें सीखने की ज़रूरत है कि हम इन तमाम चीज़ों को किस तरह से टैकल कर देते हैं। सेम गोज़ फॉर चाइनीज़ लैंग्वेज, क्योंकि देखने में हमें या सोचने में लगता है कि शायद ये एक आध दिन की जर्नी होगी, एक हफ़्ते की जर्नी होगी, हम सीख लेंगे। लेकिन जब हम किसी चीज़ को सीखने का आगाज़ करते हैं तो उसमें मुश्किलात भी आती हैं, हर्डल्स भी आती हैं, प्रॉब्लम भी आती है। समटाइम ऐसी सिचुएशन हम फेस कर रहे होते हैं कि हमें लगता है कि नाउ इट्स टाइम टू गिव अप, अब फर्दर हमसे नहीं किया जाएगा। लेकिन जब हम ये चीज़ें सोचेंगे तो इसके साथ साथ हम आसानी भी देखेंगे। वो कहते हैं ना कि मुश्किलात के साथ साथ आसानी भी होती है, तो उस आसानी पे फोकस करेंगे तो आपकी ज़िंदगी भी आसान होगी। आप लैंग्वेज सीखना चाह रहे हैं, आपके टारगेट्स हैं, आपके गोल्स हैं, आप वो मीट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया लिलवा, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया इमरान असलम फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच। तो आप देख रहे हैं सिटी एट 10। बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं सराफा मार्केट में सोने की आज कीमत क्या चल रही है। आवाम के लिए एक और अच्छी खुशखबरी ये है कि आज सोने का रेट जो है वो हमें कम होता हुआ दिखाई दिया है। आज अगर 1 तोला रेट के हवाले से बात करें तो 4,64,400 रुपये में 1 तोला सोना जो है वो मार्केट में फ़रोख्त किया जा रहा है। और इसी तरह से 10 ग्राम के हवाले से बात करें 3,98,155 रुपये में 10 ग्राम सोना जो है वो हमें फ़रोख्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। मजमूई तौर पे आज सोने का रेट कम है कल की निस्बत, और कल भी हमने देखा कि 7,000 रुपये तक कमी जो है वो सोने की कीमत में देखी गई। तो वाज़ेह है कि यहाँ पर अगर हम लास्ट मंथ का भी कंपैरिजन करें तो ये बात होती हुई दिखाई दी है कि जो सोना है वो अनस्टेबल रहा है, गैर मुस्तहकम रहा है, जिसकी वजह से इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे लोग डाउटफुल रहे, मुश्किलात का सामना करना पड़ा कि आया सरमायाकारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। आलमी मार्केट में भी सोने की कीमत का यही रुझान रहा कि कभी तो आसमान से बातें करता हुआ हमें सोना दिखाई दिया और कभी जो है सोने की कीमत पे रिवर्स गियर दिखाई दिया। दूसरी जानिब शहरी ये बात करते हुए दिखाई दिए थ्रू आउट दिस सीज़न के वेडिंग सीज़न भी है, इसके बावजूद कारोबार काफ़ी ज़्यादा मुतासिर हुए जो लोग सोने को डील कर रहे थे, क्योंकि आवाम के पास अब इतनी इस्तात नहीं है कि वो सोना ख़रीद सकें। आवाम ये कहती हुई दिखाई देती है कि अब एलीट क्लास जो है वो ही सोना अफोर्ड कर सकती है, क्योंकि अगर हम महंगाई के हवाले से बात करें तो आवाम ये कहती हुई दिखाई देती है कि आज के दौर में रोटी कपड़ा मकान ये पूरा करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, तो ऐसे में सोना ख़रीदना अब ख्वाब बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ज्वेलर एसोसिएशन के हवाले से बात करें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा इस पर परेशान दिखाई देते हैं, क्योंकि शादियों का सीज़न ऐसा सीज़न होता है जिसमें बहुत सारे लोग सोने की ख़रीदारी करते हैं, लेकिन इस सीज़न में वो काफ़ी ज़्यादा परेशान दिखाई दिए और कहा ये कि इस दफ़ा जो सीज़न है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब जाता हुआ दिखाई दिया है। काफ़ी कारोबार जो है वो मुतासिर हुए हैं और जिसकी वजह से महंगाई भी इसकी एक रीज़न है और एक सोने के जो गैर मुस्तहकम रेट हैं ये भी कहीं ना कहीं एक रीज़न बन रहे हैं। सरमायाकार इस वजह से सोच विचार में है। आलमी सतह पे तो हम देख रहे हैं कि इस गोल्ड पे काफ़ी ज़्यादा ह्यूज इन्वेस्टमेंट हो रही है, जिसकी वजह से सोना महंगा होता हुआ दिखाई देता है। अगर इसकी हम दूसरा
पर्सपेक्टिव बात करें, अगर लोकली सतह पे बात करें, फैसलाबाद की सतह पे बात करें, तो यहाँ का इन्वेस्टर जो है वो थोड़ा डाउटफुल है कि आया कि सरमायाकारी करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। अगर सोना जो है वो सस्ता हो गया आने वाले दिनों में तो सरमायाकारी जो है वो डूब ना जाए। ऐसी मिली जुली सी राय जो है वो सोने की कीमत पर मौजूदा दौर में पाई जा रही है। करेंसी के रेट देख लेते हैं जी। साल के आगाज़ में अगर सबसे पहले हम यूरो की कीमत के हवाले से बात करें तो यूरो की आज की बाइंग पावर जो है वो 328.78 रुपये में बाय किया जा रहा है और 329.36 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। सऊदी रियाल की कीमत भी हमें मुस्तकिम दिखाई दे रही है, 74.67 में बाय किया जा रहा है और 74.8 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूएई दिरहम की कीमत देखें तो 76.28 में बाय किया जा रहा है और 76.42 में फ़रोख्त किया जा रहा है। यूके पाउंड की कीमत में 1 रुपये कमी हमें देखी है और 377.3 में बाय किया जा रहा है और 377.71 में बाय किया जा रहा है। यूएस डॉलर की कीमत मुस्तकिम है हमें दिखाई दे रही है, गुज़श्ता एक माह से 280 रुपये में बाय किया जा रहा है और 280.5 रुपये में फ़रोख्त किया जा रहा है। अगर मजमूई तौर पर हम करेंसी के रेट का कंपैरिजन करें तो थ्रू आउट हमें लास्ट 2 मंथ से करेंसी के रेट जो हैं वो मुस्तकिम दिखाई दे रहे हैं। सोने की कीमत पे अलबत्ता तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया जा रहा है। आने वाले दौर में देखते हैं वक्त में कि साल 2026 में सोना किस करवट बैठता है, कि आया सोना सस्ता होता है, पुरानी कीमत पे जाता हुआ दिखाई देता है या नहीं देता। इस हवाले से हम आपको फ़रदन हम जो है आपको अपडेट करते रहेंगे। अब बात करते हैं फैसलाबाद शहर के हवाले से। आपने देखा होगा कि साल 2025 में बहुत सारे स्ट्रिक्टनेस भी की गई ट्रैफिक कवानीन को फॉलो करवाने के हवाले से भी, और साथ ही साथ हमने देखा कि हमारे शहर में जिद्दत आ रही है, पैच वर्क होना शुरू हो गया, जो कि खुशाइन बात है। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 बढ़ाते जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं DBA डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के 10 जनवरी को होने वाले इंतखाबात के हवाले से। वकला फैसलाबाद पाकिस्तान का बड़ा अहम हिस्सा है जो कि इंसाफ की लड़ाई के लिए हमेशा से पेश रहते हैं। वकला के अपने मसाइल क्या हैं, आइंदा ये जो इंतखाबात हो रहे हैं 10 जनवरी को, इसमें जो उम्मीदवार हैं वो किस विज़न के तहत आ रहे हैं, वो विज़न किस हद तक पूरा होता हुआ दिखाई देगा साल 2026 में। इस पर जी आज हम गुफ्तगू करेंगे। इस टॉपिक पर गुफ्तगू करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है राना अली आबिद मंद साहब ने, उम्मीदवार ब्राइस सेक्रेटरी हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन फैसलाबाद। आइए खुशामदीद कहते हैं और इससे जानते हैं कि डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के मसाइल को किस तरह से देखते हैं, यंगस्टर्स को किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे अगर ये इलेक्ट हो जाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आबिद साहब आप? जी शुक्र अल्लाह का मैम, बड़ा बेहतरीन, अल्लाह का बड़ा करम है जी। बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। सर सबसे पहले ये बताइएगा कि अगर हम डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के हवाले से बात करें, ये कैंपेन अमूमन साल के आगाज़ से ही इसका आगाज़ हो जाता है और अभी क्योंकि हम देख रहे हैं कि महज 9 दिन रह गए हैं, ये बड़ा क्रूशल टाइम होता है, तो आप किस कैंपेन के तहत क्या विज़न रखते हैं इस इंतखाबात में? अच्छा मैम, सबसे पहले तो मैं आपका बड़ा इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ कि आपने मुझे इस एक प्लेटफार्म से, जो मैं एक मेरे दिल में मामलात या जो एक एम है मेरे इलेक्शन कंटेस्ट करने के पीछे, या ख़यालात है जो मैं मेरी बार को लेके या मेरे वकला बहन भाइयों को लेके सोचता हूँ, तो ये बड़ा एक आपने मुझे मौका दिया कि मैं इस प्लेटफार्म से उनका इजहार लोगों के सामने कर सकूँ। दूसरी बात रह गई इलेक्शन की, तो इलेक्शन हर साल आता है, कोई ना कोई कैबिनेट बनती है, एक प्रेसिडेंट होता है, वाइस प्रेसिडेंट है, सेक्रेटरी है। इसमें दो जो मैं देखा है, दो जो मेन पिलर्स या दो जो मेन लोग होते हैं वो सदर और सेक्रेटरी, दोनों ही ने लेके चलना होता है इनको। तो इसमें अगर हम बात करें मेरी कैंपेन को लेके, तो अल्लाह का शुक्र है मैं बल्कि नेम या बाय नेम भी को मेरे साथ जो ग्रुप दड़े अटैच हुए हैं, क्योंकि मैं लास्ट ईयर भी इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया मैं बड़ा क्लोजली, अल्लाह की रज़ा से मैं लूज़ कर गया था। लेकिन इस साल मेरे साथ वो वोट या वो दड़े तो मेरे साथ स्टैंड कर ही रहे हैं, उसके साथ मेरे साथ जो नए दड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा अटैच हुए हैं। तो उनमें सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा, बल्कि मुझे पूरी हर तरीके से मैं इस नाम से ही शुरुआत करूँगा कि मुझे राना सनाउल्लाह साहब ने बाकायदा मेरी एक अनाउंसमेंट अपने डेरा पे बुला के बाकायदा मुझे आशीर्वाद दिया कि मैं आपके साथ हूँ, और जो मेंबर पार्लियामेंटेरियन जो MPAs हैं और MNAs हैं
वो सारे बुला के अपने डेरे पे मेरे लिए इकट्ठ किया। और ये मेरे लिए मुस्बत इस तरीके से है कि मौजूदा गवर्नमेंट में है और मौजूदा गवर्नमेंट के मामलात को लेके इंशाल्लाह जो हमारे वकला के कई मसाइल हैं, जो वकला कई मसाइल से दो चार होना पड़ता है वकला को, तो हाई कोर्ट की सूरत में या दूसरे तीसरे कई मामलात हैं, तो मैं समझता हूँ कि मैं उनकी बदौलत या गवर्नमेंट की बदौलत मैं वो हाई कोर्ट बेंच इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला मुझसे ये भी काम लेगा कि हाई कोर्ट बेंच मेरे टेनोर में अल्लाह की ज़ात अगर मुझे इज़्ज़त देती है तो लाजमी फैसलाबाद को नसीब होगा। होप फॉर द बेस्ट के, क्योंकि फैसलाबाद की बड़ी पुरानी डिमांड है। आपने देखा होगा कि 50 साल से फैसलाबाद शहर कोशिशें कर रहा है कि इसे हाई कोर्ट बेंच मिले, लेकिन नहीं मिल पा रहा है। इसके पीछे आप क्या रीजंस, क्या वजूहत देखते हैं? अच्छा मैम, इसमें काफ़ी हद तक बड़ी मुस्बत कोशिशें भी जारी रहीं इन पास्ट, बल्कि अदालतें बंद रहीं, वकला ने 3-3 महीने तक कह लें कि धरना दिया हाई कोर्ट बेंच के लिए, लेकिन वो किसी ना किसी वजह से एक सियासी नज़र हो जाता था। इस साल यानी मैं इस चीज़ को पॉजिटिव इसलिए हूँ इस चीज़ को लेके कि मेरी काफ़ी हद तक, क्योंकि कई चीज़ें बिफोर टाइम मैं अभी कोई नहीं उनको अयां कर सकता या नहीं शो कर सकता, बड़ी हद तक मेरी ये इस मूवमेंट में जो कोशिश जारी है थ्रू राना सनाउल्लाह साहब, थ्रू राना शेख हिजाज साहब, राना शुएब बदरीस साहब, क्योंकि ये सारे मेरी बार के मेंबर्स भी हैं और राना साहब के थ्रू मेरे ये मामला चल रहे हैं, तो इसलिए मैं बड़ा होपफुल हूँ कि अल्लाह की ज़ात इंशाअल्लाह ताला आप देखेंगे कि अल्लाह की ज़ात मुझे पंजतन के सदक़े से कामयाब करती है, तो मैं लाजमन हर हाल में हाई कोर्ट का बेंच हमें नसीब लाजमी होगा फैसलाबाद में इंशाल्लाह। बिल्कुल, आपने देखा होगा कि सर हम जब भी हाई कोर्ट बेंच की डिमांड करते हैं, हम साथ में ये बात भी करते हैं कि मुल्तान में हाई कोर्ट बेंच की मौजूदगी है, रावलपिंडी में है, तो फैसलाबाद जैसे बड़ा शहर जो कि इंडस्ट्रियल एरिया भी है, जहाँ पर बिज़नेस कम्युनिटी भी है, जहाँ पर एक आवाम के जो मसाइल हैं, जस्टिस एट डोर स्टेप का एक स्लोगन जो होता है वो पूरा होता हुआ नहीं दिखाई देता। इस वजह से बीइंग एडवोकेट आपको किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता रहा है, आवाम और सालिन किस तरह से मुतासर होती है, इस सवाल इस तरह से बताइए। असल में अब देखें कि फैसलाबाद एक मैं कहूँगा एक इंडस्ट्रियल सिटी भी है, मेन हब है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई केस है हाई कोर्ट तक, थ्रू फैसलाबाद सरगोदे के लोग, जंग के लोग, टोबा के लोग, जड़ावाला के लोग, वो थ्रू फैसलाबाद हाई कोर्ट जाते हैं। तो मुल्तान में हाई कोर्ट बेंच दे दिया गया, जहाँ के वहाँ मैं समझता हूँ कि वहाँ पे इतनी बेशक एक ठीक है नीड होती है, लेकिन उस लिहाज से उसकी नीड नहीं थी जिस लिहाज से फैसलाबाद में हाई कोर्ट बेंच की एक ज़रूरत है, क्योंकि जो 90% केसेस हाई कोर्ट बेंच लाहौर हाई कोर्ट में चल रहे हैं वो जंग से हैं, फैसलाबाद से हैं, टोबा से हैं, सरगोदा से और जड़ावाला से है, जो फैसलाबाद के थ्रू उधर जाते हैं। तो अगर यही हमें एक हाई कोर्ट बेंच इधर मिल जाए, जो मिल के रहेगा इंशाल्लाह, तो ये आप देखेंगे कि हमारा एक इंडस्ट्रियल सिटी होने के साथ साथ हमारे शहर के लिए भी बड़ा अच्छा होगा। और वकला जो फेस करते हैं चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बंदे ने सरगोदा से या जंग से जाना है तो उसे बड़ी तैयारी करके पिछली रात से ही वो अपनी तैयारी करता है ताकि सुबह 8-9 बजे जज के सामने पेश हो सके, तो वो पूरा एक दिन ज़ाया हो जाता है उस मामले। तो ये हाई कोर्ट बेंच अगर हमें अल्लाह की ज़ात पंजतन के सदक़े से इधर हमें नसीब होता है तो इंशाअल्लाह ताला महसूस करेंगे कि हमारा शहर भी तरक्की करेगा और साथ वकला के लिए तो अच्छा होगा ही होगा इंशाअल्लाह। बिल्कुल इसी तरह से, और सालिन की भी बड़ी मुश्किलात जो हैं वो रिजॉल्व होती हुई दिखाई देंगी। इसके साथ साथ सर ये भी बताइएगा, जैसे अब हम यंगस्टर्स के हवाले से बात करें, बहुत सारे लोग हैं जो कि एडवोकेसी में आ रहे हैं, जो कि वकील बन रहे हैं, तो यंगस्टर्स के मसाइल को आप किस तरह से देखते हैं? जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा आपने पॉइंट एक सामने लेके आई हैं। इसमें मैं थोड़ा सा पास में जाऊंगा। लास्ट ईयर मैंने इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, मैं 39 वोट से लूज़ कर गया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो मुझे अल्लाह ने इज़्ज़त ही दी थी। और 23 मेरे वोट थे टोटल, जिसमें मैं समझता हूँ कि सीनियर्स के साथ साथ उसमें मेन एक रोल, जो बड़ा मेन रोल है वो यंगस्टर का था,
क्योंकि मैं समझता हूँ, या लोग मुझे, मेरे यंगस्टर बहन भाई वकला जो हैं वो मुझे कहते हैं कि मैं यंगस्टर का नुमाइंदा, मैं यंगस्टर के मसाइल समझता हूँ, बावजह कि मैं ख़ुद अभी मेरा ख़्याल है कि मैं यंगस्टर से ही बिलोंग करता हूँ। तो इस मामलात को लेके यंगस्टर को जब वो पहले दिन आता है कचहरी, तो उससे जो मसाइल से दो चार होना पड़ता है, उनमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल है सीनियर्स, जो एक सिर्फ़ कई सीनियर्स होते हैं जो सिर्फ़ अपने जूनियर्स या वकला को अपने साथ इसलिए अटैच करते हैं कि वो अपना सिर्फ पॉलिटिकली एक अपना दिखा सकें कि मेरे पास इतने जूनियर्स हैं या मेरे पास इतने वोट हैं। तो मेरा इन चीज़ों को लेके एक बड़ा सीधा साफ एक सोच है मेरी, एक ईमान है कि रिज़्क बेशक रिज़्क की मालक अल्लाह की ज़ात है, लेकिन यंगस्टर कई लोग अफोर्ड नहीं कर सकते, तो उनके लिए मैं अगर इलेक्ट होता हूँ, मुझे अल्लाह की ज़ात इज़्ज़त देती है, तो बार में हम एक वीक में 3 लेक्चर रखा करेंगे, जो ये जजेस उसमें आके पढ़ाया करेंगे, वही मेरे यंगस्टर बहन भाइयों को जिनकी ख्वाहिश है जुडिशरी में जाना या कंपटीशन का पेपर देना और अफोर्ड नहीं कर सकते, या अफोर्ड भी कर सकते हैं लेकिन टाइम की किल्लत की वजह से वो ये अपॉर्चुनिटी या इससे मुस्तफ़ीद नहीं हो सके, तो उनके लिए ये एक, और उन्हें वो जजेस जो होंगे उन्हें बार पे किया करेगी, क्योंकि बार के पास अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा फ़ंड आता है, तो उसमें जैसे कहते हैं कि स्टेट लाइक आ मदर, तो उसी तरीके से मैं कहता हूँ बार का भी वही रोल अपने वकला के लिए होना चाहिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि बार की वही हैसियत है जो एक स्टेट की अपने रियासत में रहने वाले लोगों की होती है। बिल्कुल सही। तो उसमें जो बार वो पे किया करेगी और 3 दिन लेक्चर हुआ करेगा, ताकि मेरे यही वकला बहन भाई इससे मुस्तफ़ीद हो सके। बिल्कुल। और दूसरा, यंगस्टर्स का अगर एडवोकेसी में बात करें, वकला के हवाले से बात करें, तो चैम्बर्स बहुत महंगे हैं, और जो चैम्बर्स मौजूद हैं उनकी तादाद भी उस तरह से नहीं है जितनी फैसलाबाद की रिक्वायरमेंट है। इस इशू को, इस मसले को किस तरह से देखते हैं? इसमें मैम जो है काफ़ी हद तक पहले भी कोशिशें होती रही, हमारे पास बड़ी स्पेस भी मौजूद है, हम उस स्पेस जो फॉर एग्जांपल कचहरी में एक जगह है। आबिद साहब, ये बड़ा जैसे कहते हैं कि एक अहम पॉइंट है जिसकी डिस्कशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये यंगस्टर्स ना इस मसले को बहुत दफ़ा हाईलाइट करते हुए दिखाई देते हैं। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और प्रोग्राम में हम बात कर रहे हैं डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के इंतखाबात के हवाले से, विज़न क्या है। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे यंगस्टर्स के मसाइल के हवाले से। वकला क्योंकि फैसलाबाद की बरादरी का एक अहम हिस्सा है जो कि इंसाफ के लिए हमेशा से पेश रहते हैं, यंगस्टर्स बड़ी तादाद में वकला बन रहे हैं, लेकिन उनके मसाइल किस तरह से हैं? चैम्बर बहुत महंगे हैं, इस इशू को रिज़ॉल्व कब किया जाएगा? इस पर मैं राना अली आबिद मंद साहब आपसे ये बात कर रही थी कि यंगस्टर्स जो हैं वकला को बड़ी खूबसूरती से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, आप भी कहीं ना कहीं इसी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, तो आप चैम्बर्स महंगे होना या अदम मौजूदगी को किस तरह से देखते हैं? ये चीज़ आपकी तरजीहात में किस कदर शामिल है? इसमें मैम सबसे पहले तो जो मैं सोचता हूँ कि एक यंगस्टर जब ये वकील बनता है तो सबसे पहले उसे चाहिए, या उसके लिए जो मैं सोचता हूँ, क्योंकि मैंने ये चीज़ें फेस भी की, कि उसकी लॉ से मुतल्लिका यानी वकालत से मुतल्लिका उसे पूरी ग्रिप होनी चाहिए, जिसमें मैं पहले भी बयान कर चुका कि वही कोर्सेज़ जो होंगे जिनमें जजेस आके लेक्चर दिया करेंगे, बार उन्हें बाकायदा पे करेगी, और ये कोई एनुअल नहीं होगा, एक वीक में 2 से 3 लेक्चर हुआ करेंगे। दूसरे मामला रह गए जो यंगस्टर फेस करते हैं माशी तौर पे, क्योंकि एक वकील को 5 साल तक लाजमी एक किसी हद तक एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। हमारे लिए एक, मैं कहता हूँ कि हमारी गुड लक कह लें कि हम एक फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं, और फैसलाबाद एक इंडस्ट्रियल सिटी है जिसमें अल्लाह के करम से इतनी इंडस्ट्री है कि हम अगर मेरिट पे चीज़ों को लेके वही 5 साल की वकालत तक के वकील को प्रायोरिटी पे रखते हुए ऑनलाइन एक एप्लीकेशन मुतारफ़ करवाऊंगा जो अप्लाई करेगा एक वकील लीगल एडवाइज़री के लिए, तो आप यकीन माने। बिल्कुल इसी तरह से सर, ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पर फर्दर आपका लास्ट में पॉइंट ऑफ व्यू जानूंगी।
आप देख रहे हैं सिटी एट 10 बढ़ाते जी प्रोग्राम को आगे और बात करते हैं सालगिरह के हवाले से। सेलिब्रेशंस आपके बर्थडेज़ हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं। यही वजह होती है कि हम हमेशा से आपकी सालगिरह को शामिल करते हैं सिटी एट 10 में। अगर आप चाहते हैं कि आपकी सालगिरह, आपके इवेंट्स, आपके सेलिब्रेशंस को हम शामिल करें सिटी एट 10 में, तो बर्थडे के हवाले से पिक्चर्स या वीडियोज़ आप हमें व्हाट्सएप करें, हम शामिल करेंगे आपकी सालगिरह को सिटी एट 10 में। आज की सालगिरह देख लेते हैं जी। आज सईद इकबाल जो हैं वो अपनी सालगिरह मना रहे हैं। विशिंग यू वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे। अल्लाह ताला आपको लंबी ज़िंदगी दे, आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे, आप इसी तरह से दूसरों के लिए और अपने लिए खुशियाँ बांटते रहें। देखते हैं ये बढ़ाते हैं जी प्रोग्राम को आगे। और ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे DBA के मसाइल के हवाले से, यंग वकला के मसाइल के हवाले से, और हम डिस्कस कर रहे थे कि यंगस्टर्स के लिए अगर वकला कम्युनिटी के हवाले से बात करें तो वक्त की ज़रूरत ये है रिफ़्रेशर कोर्सेज़, और इस चीज़ को किस तरीके से, किस मैकेनिज़्म से आगे लेकर जाया जाएगा अगर राना अली आबिद मंद साहब जो हैं वो सेक्रेटरी बन जाते हैं। सर, आप कुछ एप्लीकेशन के हवाले से बता रहे थे कि आपने एक एप्लीकेशंस मुतारिफ़ करवाने का सोचा हुआ है जो कि यंगस्टर्स के लिए बड़ी मुफीद होंगी, उस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। जी महवी साहिबा, उसमें जो सबसे पहले तो बात है वो एप्लीकेशन एक तो वो इंशाल्लाह ताला में अल्लाह ताला की ज़ात मुझे इज़्ज़त देती है या अदरवाइज़ वो मुतारफ़ होगी 11 जनवरी से ही, और वो होगी इस तरह से कि उस एप्लीकेशन के थ्रू जिस तरह हमारी एक रसाई होती है कि हाई कोर्ट में हमारी कब किसी केस में कोई पेशी है और कब की कोई डेट उसमें जो जज ने अनाउंस की हुई है, तो उसी तरीके से DBA फैसलाबाद के नाम से एक एप्लीकेशन होगी जो बार में आने वाला हर फंड उसमें ऐड होगा। हर बंदे के पास रसाई होगी कि वो उसे पता हो बार के पास कितना फ़ंड, कहाँ से फ़ंड आ रहा है और कहाँ पे ख़र्च हो रहा है। दूसरी बात, यंगस्टर के मामलात को लेके तो उसी एप्लीकेशन के थ्रू वही यंगस्टर जो 5 साल तक का एक वकील होगा उससे उसमें प्रायोरिटी दी जाएगी ताकि उसे इकनॉमिकली एक सपोर्ट मिल सके। वो थ्रू दैट एप्लीकेशन वो अप्लाई करेगा लीगल एडवाइजरी के लिए। और क्योंकि हमारा फैसलाबाद एक लकीली इंडस्ट्रियल सिटी में हम रहते हैं, तो फैसलाबाद में इतनी इंडस्ट्री मौजूद है जो एक कोई भी एक फार्म, एक मिल, उसकी रजिस्ट्रेशन और उसके लिए एक लीगल एडवाइज़र का होना लाजमी है। तो थ्रू दैट एप्लीकेशन वही वकील जब अप्लाई करेगा तो इंशाल्लाह ताला मेरिट पे लेके चलेंगे और उस एप्लीकेशन के थ्रू उस वकील को एडवाइजरी भी मिल सकेगी। क्योंकि इंडस्ट्रियल सिटी होने के साथ हमारे वकला की तादाद 6000 के लगभग हमारे वकील हैं, जिसमें से तकरीबन 4500 4600 इतने वकला हैं जो अटैच हैं कचहरी के साथ। कई अपने मामलात में कह लें कि बिज़नेस में हैं या कई आउट ऑफ सिटी चले गए हैं। तो ये 4500 वकीलों के लिए, जिनमें लेडीज़ बहनें मेरी और मेल वकला हैं, तो ये एक बंदे के पास 5-5 एडवाइजरियाँ भी हो सकती हैं। ये अल्लाह का शुक्र है कि एज अ फैसलाबादी मैं ये बात कर रहा हूँ कि हमें इंडस्ट्रियल सिटी है हमारा। बिल्कुल सही। और इसके साथ साथ सर बताइएगा कि फाइनेंशियल जो रिक्वायरमेंट है ये मुझे लगता है कि एक वकील की अहम ज़रूरत है। इससे पहले जो इंश्योरेंस रही है तो वो अमूमन 60 बिलो जो एडवोकेट थे उनके लिए मौजूद थी, लेकिन जो 60 से अबव थे वो इस चीज़ को यूटिलाइज़ नहीं कर पा रहे थे। तो इस हवाले से क्या तरजीहात हैं आपकी? मैम, इसमें मैं साहिबा सबसे पहले तो बात ये है कि मैं कहता हूँ कि एक वकील को बार किसी भी सूरत में तब पैसे क्यों देती है जब वो ख़ुद खर्च करने वाला नहीं होता, यानी वो फौत हो चुका होता है। ठीक है, मॉरली या इकनॉमिकली उसकी फैमिली के लिए वो सपोर्ट तो है। अब 2 साल पहले एक लाइफ इंश्योरेंस हमारे कुछ वकला उससे मुस्तफ़ीद हो सके, अल्लाह उनके दर्जात बुलंद करें, लेकिन वो उसमें एक पैमाना था या एक था कि अंडर 60 ईयर किसी की डेथ होती है तो फिर वो उन्हें 33 लाख, शायद 33 या इसके लगभग थी अमाउंट जो बार उन्हें कंपनसेट करती थी उसकी फैमिली को। अब मैं तो कहता हूँ वकील अगर ज़िंदा है तो उसकी लाइफ में भी बार वही बात मेरी आ गई कि स्टेट लाइक अ मदर, या मैं उधर स्टेट की जगह पे बार का वर्ड एक वकील के लिए इस्तेमाल करूँगा। तो वही बार को चाहिए कि ज़िंदा वकील पे भी तो खर्च करे, ज़िंदा वकील के भी तो मसाइल हैं। सही। लाइफ इंश्योरेंस नो डाउट, मेरी 1-2 जो कंपनीज़ हैं, हर कंपनी का एक रूल होता है
किसी ने अंडर 60, किसी ने 70। तो इंशाल्लाह पहले तो ये सबसे पहले होगा कि जो वो लाइफ इंश्योरेंस बंद हो गई उसकी बहाली होगी, जिसमें एज कम अज़ कम ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये कंपनीज़ की रिक्वायरमेंट होती हैं, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज़ है जो 60 से 70 तक के लेके जाऊंगा बहाली के साथ साथ। दूसरी बात, जो ज़िंदा वकील के लिए बार कर सकेगी वो कर सकेगी, कह लें कि मेडिकल की सूरत में डिस्पेंसरी की जो है बनी हुई है हमारी बार में, हमारी कचहरी में, उसको अपग्रेड किया जाएगा। और 1-2 प्राइवेट हॉस्पिटल जिनसे मेरी कोई बात चल रही है, लाइक नेशनल हॉस्पिटल है और फैसल हॉस्पिटल है। नेशनल हॉस्पिटल के बल्कि ट्रस्टिंग है मेरी, उनसे जो बात चल रही थी कि वकला के लिए एक अलग हॉस्पिटल में बेंच मौजूद हो। दूसरा, वकील खुदा ना खास्ता बीमार होता है तो उससे 75% तक जो उसके ड्यूज़ या जो बिल होता है उसमें 75% वो पे करे और 25% तक उसे कोई रिलीफ मिल सके, ताकि एक वकील को हर तरीके से, एक जो उसका इलेक्ट होने वाला सेक्रेटरी या सदर है उसके लिए हर तरीके से हाज़िर रहे। बिल्कुल सही। दूसरी बात, मामलात को लेके करें यंगस्टर के, इसके अलावा भी ढेरों मसाइल, जिस तरह से पहले बात हुई रिफ़्रेशर कोर्सेज़, तो वो इतने एक अहम चीज़ है कि एक बंदा वकील तो बन के LLB की डिग्री तो लेके आ जाता है, लेकिन वो प्रैक्टिस ही उसे सिखाती है, या वो तजर्बा अपने सीनियर के साथ वही उसे सिखाता है। उससे पहले मैं शायद, अगर ये बात गलत ना हो, किसी हद तक वो एक कोरा कागज़ होता है बिल्कुल इसी तरह से, जिसमें उसके सीनियर ने, जो अच्छे सीनियर हैं, जिसमें जजेस ने उसमें रंग भरने हैं, तो वो जब रंग भरे जाते हैं तो उसमें साथ साथ रिफ़्रेशर कोर्सेज़ होंगे, या उसमें होगा जुडिशरी की तरफ जाना, कंपटीशन के पेपर देना। तो ये एक यंगस्टर के लिए बड़ी एक कोई ज़बरदस्त चीज़ होगी इंशाल्लाह। इसी तरह से यंगस्टर्स के मसाइल हल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये फ्यूचर है DBA का। और इसमें देखें ना कि 75% हमारे 6000 में 75% वकला जो यंगस्टर से बिलोंग करते हैं। सीनियर्स का एक अपने मामलात अपना है, लेकिन मेन रोल सीनियर्स के साथ साथ यंगस्टर का है किसी भी मामले को लेकर। बिल्कुल सर, अब महज जो है 9 दिन बाकी हैं इलेक्शन में, तो इसमें आप किस तरह से कैंपेन को देख रही हैं? कौन कौन से ग्रुप्स जो हैं वो आपके साथ शामिल हो चुके हैं? क्योंकि आपकी कैंपेन जो है इस साल भी थी, लास्ट ईयर भी थी, बहुत सारे जो लोग हैं वो नए भी इस कैंपेन में शामिल हुए होंगे। जी जी, इसमें मैम मैं ये कहूँगा कि अगर लास्ट ईयर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 923 वोट हासिल किए, तो 923 में बहुत एक मैं खुली डुली एक कैलकुलेशन करूं तो उसमें से 23 वोट मेरे साथ आज नहीं होंगे, और बड़ा मेरे फिंगर टिप्स पे बिल्कुल इसी तरह से है। राना अली आबिद मंद साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हम दुआ गो हैं कि आपके लिए ये जो इंतखाबात हैं इसमें आप कामयाब हों, आप जिस विजन के तहत चीज़ें लेकर चल रहे हैं, आप उन मसाइल को हल करने में सोसाइटी में बड़ा प्रोग्रेसिव रोल प्ले करें। डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के मसाइल के हवाले से, आइंदा होने वाले इंतखाबात के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे, तो वोट के हवाले से, चाहे वो हमारे सोसाइटी का वोट है, वो किसी भी कैंपेन का वोट है, तो बड़ा सोच समझ कर दीजिए, क्योंकि आप अपने मेंबर को, अपनी आवाज़ को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसी के साथ मैं भी शबीब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।